गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका हर बार स्वागत है, बार बार स्वागत है। अब करने पढ़ाई की चिंता को दूर आ गए हैं अमित चौहान और उनके दोनों को ही नूर। आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ आज करने वाले हैं बची हुई बात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर। और अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर कुछ बातें, कुछ टर्म्स आपकी बचती हैं, जिनमें से हमारे पास एक है डेल्टा जी नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। बात बचती है अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और बात बचती है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कितना यूजफुल वर्क आप ड्रॉ कर सकते हैं। राइट प्यारे बच्चों, नर्नेस्ट इक्वेशन हम आपको करा चुके हैं, साथ के साथ एक फॉर्मूला 11th क्लास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको ई नॉट ऑफ द सेल और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में आपको बताया जाता है। और 11th क्लास का ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है। वी नो दैट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू -nf ई नॉट ऑफ द सेल। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, f का मतलब फेरेडेज कांस्टेंट, और ई नॉट ऑफ द सेल का मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। राइट तो इन दोनों में तो रिलेशनशिप आप अच्छे से जानते हो। आइए जानने की कोशिश करते हैं बाकी रिलेशनशिप्स के बारे में। नर्नेस्ट इक्वेशन कुछ इस प्रकार होती है किसी भी सेल के लिए, दैट इज सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल -2.303 RT डिवाइडेड बाई NF। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.0591 आता है। हमने यहां पर फर्स्ट फॉर्म ली है नर्नेस्ट इक्वेशन की, बराबर होता है लॉग ऑफ रेशो ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट्स। अब बच्चों आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड दोनों बराबर हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम E of cathode is equal to E of anode, and this implies that E of the cell at equilibrium which is equal to E of cathode minus E of anode। बेटे इक्विलिब्रियम पर ये दोनों बराबर होते हैं, और अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे राइट तो आपका इससे ये कट जाएगा इक्विलिब्रियम पे, और E of the cell हो जाएगा 0। यानी कि आपका जो सेल पोटेंशियल होता है एट इक्विलिब्रियम ये 0 हो जाता है। अब इस E ऑफ द सेल की वैल्यू जो 0 है, वैल्यू ऑफ E ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0, इसको हम ऊपर पुट कर देते हैं। यहां पर इस नर्नेस्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम पर वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल टू दैट इज E नॉट ऑफ द सेल -2.303 RT डिवाइडेड बाई NF लॉग ऑफ। अब आप जानते हैं 11th क्लास में आपको बताया जाता है इक्विलिब्रियम पर जब आप ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेते हैं रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट, इक्विलिब्रियम पर ये कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Kc से। ध्यान रखें इक्विलिब्रियम पर ये रेशो कहलाता है दैट इज Kc, इसको हम Kc लिखते हैं। अब E नॉट ऑफ द सेल को इधर ले आओ या इस पूरे फैक्टर को एक तरफ ले जाओ, E नॉट ऑफ द सेल को एक तरफ ले जाओ। क्लियर है? तो जब मैं इसको इधर ले आता हूं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आई में राइट दिस एज E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू दैट इज 2.303 RT log Kc। अब हम जानते हैं E नॉट ऑफ द सेल आपके पास आ गया, और डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -nf E नॉट ऑफ द सेल। तो बेटे हम क्या करते हैं, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -nf E नॉट ऑफ द सेल, और E नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है। E नॉट ऑफ द सेल
इक्विलिब्रियम पर बराबर होता है 2.303 इंटू आर टी डिवाइडेड बाई बच्चों NF एंड दैट इज log Kc, log Kc। NF से बच्चों NF कट हो जाएगा, आपके पास जो फॉर्मूला बचेगा वो फॉर्मूला बचेगा दैट इज डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग Kc, आर टी लॉग Kc। बस इसको, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है और इस फॉर्मूले को आप हाईलाइट कर लेंगे। तो अब आपके पास बोर्ड पर दो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फॉर्मूला बिटवीन ई नोट ऑफ द सेल एंड डेल्टा जी नोट, और फॉर्मूला है आपके पास दैट इज डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट ऑफ द सेल। साथ के साथ अब एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, और दूसरा फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, अभी अभी आपने नीचे से इसको निकाला, -2.303 आर टी लॉग Kc, आर टी लॉग Kc। जानने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, एक एक टर्म को पहचानने की कोशिश करते हैं। बच्चों आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और क्योंकि यहां पर एनर्जीज की बात हो रही है तो आर की वैल्यू आप जो लेकर चलेंगे वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेके चलेंगे, राइट। टी का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, और केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस प्रकार इन तीनों में आपको रिलेशनशिप पता चल गया। अब बारी आती है वर्क डन की। वर्क डन भी 11th क्लास में इसका फॉर्मूला आपको बताया जाता है कि यूजफुल वर्क जो आप एक सिस्टम से विड्रॉ कर सकते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव या डिक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी। इस प्रकार जितनी भी टर्म्स ऊपर लिखी हुई हैं उनके सबके फॉर्मूले आपको अच्छे से पता चल गए हैं। ऑलराइट, अब बारी है इन फॉर्मूलेस पर न्यूमेरिकल्स को चेकआउट करने की, न्यूमेरिकल्स को देखने की। एक एक टर्म अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, एफ का मतलब फेराडेज कांस्टेंट, ई नोट ऑफ द सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, आर आपका होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, और केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, लो इसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ फटाफट से। अब बच्चों बारी है न्यूमेरिकल्स को देखने की। आपके पास एक सेल है जिसके अंदर ये फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और इस सेल के लिए आपको अब ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर 1 ई नोट ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको निकालना है, आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, आपको वर्क डन सेल से निकालना है, क्लियर है, वर्क डन आपको सेल से निकालना है, और आपको केसी भी सेल से निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप रिएक्शन देखिए, क्रोमियम और कैडमियम का सेल है। ऑलराइट, तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि यहां पर हम कैथोड और एनोड को अच्छे से पहचानें। देखिए बेटे, ये क्रोमियम है, ये मेटल है, एटम की फॉर्म में दिया हुआ है। अब क्रोमियम से बन रहा है क्रोमियम आयन। अब आप जानते हैं जिस सब्सटेंस का एटम से आयन बनता है, एटम से आयन, वो होती है एनोड, राइट। तो इसका मतलब क्लियर है, क्रोमियम की यहां पर एनोड है, और कैडमियम को अगर आप देखते हैं तो आयन से एटम बन रहा है। इसका मतलब कैडमियम की यहां पर कैथोड है, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है और कैडमियम का यहां पर रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले आप आसानी से, बड़े अच्छे से आप ये रिएक्शन है इसे दो पार्ट में आप डिवाइड कर दें। एनोड पे क्रोमियम सॉलिड है और उससे बन रहा है क्रोमियम आयन, क्लियर है। अब एनोड पे आप जानते हैं, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार क्रोमियम से क्रोमियम आयन बनेगा और वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा।
कैडमियम 2 पॉजिटिव से बन रहा है कैडमियम, इसका मतलब कैथोड पे आपका रिडक्शन होगा और ये कैडमियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा कैडमियम सॉलिड, बनाएगा कैडमियम सॉलिड, राइट। ये आपकी एनोड है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, ये आपकी कैथोड है। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या उससे एसोसिएटेड कोशिश करिए, जब भी कोई न्यूमेरिकल आए सबसे पहले सेल रिएक्शन लिख दीजिए। सेल रिएक्शन में एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपको बराबर करने हैं। अब यहां पर आप पहले वाली रिएक्शन में, एनोड वाली रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ और दूसरे वाली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो अच्छे बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करते हैं। तो आप यहां पर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, क्लियर है। आपने इस रिएक्शन की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, 2 से करते ही आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 6 हो गए। सेकेंड वाली रिएक्शन में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 3 से कर देंगे, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी 3, यहां पर हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर ये हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ कैडमियम सॉलिड। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब आपको एनोड भी पता चल गई, कैथोड भी पता चल गई, उनकी सेल रिएक्शंस भी आपको, हाफ रिएक्शंस भी आपको पता चल गई। भाई अब आप अपने क्वेश्चन में लग जाओ, पहले निकालो ई नोट ऑफ द सेल, क्लियर है। आपने सबसे पहले ई नोट ऑफ द सेल आपको निकालना है। ई नोट ऑफ द सेल हो जाएगा ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब कैथोड यहां पर कैडमियम की है, तो ई नोट ऑफ कैडमियम माइनस ई नोट ऑफ दैट इज क्रोमियम। रिएक्शन लिखते ही कैथोड एनोड भी आपकी क्लियर हो गई। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, कैडमियम की वैल्यू है -0.40, क्रोमियम की वैल्यू है -0.74, ऑल राइट। और इसको सॉल्व करके आंसर आ जाता है दैट इज 0.34 वोल्ट। ये आपके पास आंसर आ गया। तो सबसे पहले बच्चों आपने ई नोट ऑफ द सेल को निकाल लिया, पहली टर्म आपकी यहां से निकल के आ गई। अब दूसरा केस है, अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसको निकालेंगे कैसे बच्चों, -NF ई नोट ऑफ द सेल, ई नोट ऑफ द सेल, क्लियर है। अब जब आप इसको निकालने वाले हैं, जब आप डेल्टा जी नोट निकालने वाले हैं, एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो -6 मल्टीप्लाइड बाई एफ का मतलब फेराडेज कांस्टेंट, और वैल्यू ऑफ फेराडेज कांस्टेंट होती है 96,500, राइट, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर है ई नोट ऑफ द सेल। ई नोट ऑफ द सेल अभी आपने निकाला है और ये है दैट इज 0.34, क्लियर, दिस इज 0.34। आपके पास अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एन आपको पता है, एफ आपको पता है, ई नोट ऑफ द सेल आपने ऊपर से निकाल लिया, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू आती है 196 एंड दिस इज 860, इतने जूल्स पर मोल, इतने जूल्स पर मोल। तो आपको सारी वैल्यूज यहां पर पता है, सारी वैल्यूज आपको यहां पर पता है, क्लियर है। ये ई नोट ऑफ द सेल ऊपर से आ गया, और आपका याद रखना स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का जो आंसर आने वाला है वो हमेशा जूल पर मोल में आने वाला है। आप चाहो भाई इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, -196.860 इतने किलो जूल पर मोल। आप चाहो इसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक बात का आप ध्यान रखेंगे, आपको यहां पर साथ के साथ वर्क डन भी निकालना है। बच्चों डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वही वर्क डन होता है। द वैल्यू, ध्यान से नोट करिए, जो वैल्यू डेल्टा जी की होती है वही वर्क डन होता है। तो यहां पर हम थर्ड पॉइंट लगाते हैं वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, और वर्क डन यहां पर आपका है द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इटसेल्फ इंडिकेट्स, जो वैल्यू डेल्टा जी की होती है वही वर्क डन होता है। याद रखो, तो वर्क डन यहां पर हो जाएगा 196.860 इतने किलो जूल, ये वर्क हो जाएगा। वर्क में एक बात का ध्यान रखेंगे, और वर्क में इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू है माइनस में,
तो याद रखो वर्क कभी नेगेटिव नहीं होता, आपने इसका केवल मैग्नीट्यूड लेना होता है। जो भी वैल्यू डेल्टा जी की आती है केवल आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ले लिया आपने मैग्नीट्यूड, बस फर्क इतना सा होता है, याद रखिए अगर कभी भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाता है अगर वर्क में कभी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब वर्क डन सिस्टम ने किया है, वर्क यहां पर सेल ने किया है और हमने जो वर्क कराया है वो सेल से वर्क कराया है। केवल और केवल नेगेटिव साइन का ये मतलब होता है। चलते हैं लास्ट वैल्यू की तरफ, और लास्ट वैल्यू आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपको निकालना है। अगर बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है, डेल्टा जी नोट आप निकाल चुके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 2.303 RT log KC। इसका मतलब आपको अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपको KC निकालना है। अब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज -196,860। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, दिस इज इक्वल टू -2.303 R, वैल्यू ऑफ R विल बी टेकन एज जूल में वैल्यू लेनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब आप T की वैल्यू यहां पर रखने वाले हैं, वैल्यू ऑफ T इज 98, टेम्परेचर 98 log KC, log KC। इस प्रकार आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज को यहां पर पुट कर देना है और केवल इस पूरी रिएक्शन के अंदर, इस पूरे फॉर्मूले के अंदर एक ही टर्म अननोन है जिसको आप KC कहते हैं। आसानी से आप यहां पर log KC निकालेंगे, फिर उसका एंटी लॉग लेंगे और लगभग आपका जो आंसर यहां से आता है, आंसर आता है दैट इज 3.19 इंटू 10 रेज टू द पावर दैट इज 34। जब आप एंटी लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका KC की जो वैल्यू आती है वो आपके आंसर आपके सामने है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल जहां तक डेल्टा जी पर आएंगे, जहां तक KC पर आएंगे, KC पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे रेयरली पूछा जाता है, लेकिन आपको तैयार रहना है। और जहां तक वर्क डन का सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आता है, बस अच्छे से करना है, आराम से स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आशा करता हूं पूरा न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरह का आपको होमवर्क के लिए देते हैं, और क्वेश्चन है आपके पास दैट इज एक सेल है, आयरन 2 पॉजिटिव, एक्वस प्लस यहां पर Ag पॉजिटिव एक्वस, फॉर्मिंग Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस दैट इज Ag सॉलिड। यहां पर आप इनके रिडक्शन पोटेंशियल नोट डाउन कर लेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन यहां पर है दैट इज 0.77 वोल्ट, क्लियर है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर आप यहां पर नोट डाउन कर लेंगे दैट इज 0.80 वोल्ट, ये इसके बराबर होता है। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आपको बच्चों अच्छे से गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करना है, सारी चीजें यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है। आपको कैलकुलेट करना है दैट इज डेल्टा जी नोट, क्लियर है। आपको यहां पर कैलकुलेट करना है वर्क डन, क्लियर है। और हो सके तो कोशिश करिएगा यहां पर आपको लास्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC भी, आपको KC के लिए भी आपको सॉल्व करना है व्हेन द सेल इज एट दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर। तो ये न्यूमेरिकल है, आपको इसको अभी जैसे ही हम लेक्चर फिनिश ऑफ करते हैं साथ के साथ आप इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बेटे यहां पर एक बात का आप ध्यान रखें, कई बार अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्वेश्चंस में या नर्नेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन में अगर आपको टेम्परेचर गिवन नहीं होता है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर अगर ना भी गिवन हो तो हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट टेम्परेचर लिया करते हैं, और स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 298, राइट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 और स्टैंडर्ड स्टेट टेम्परेचर जो होता है वो 298 होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार होता है कि आपको अब
सेल की रिएक्शन ना देके और डायरेक्ट बच्चों आपको सेल ही दे देते हैं, सेल की रिएक्शन ना देके डायरेक्ट आपको सेल दे देते हैं। अब हम एक सेल यहां पर आप लोगों के लिए ड्रॉ करते हैं। क्लियर? एक सेल यहां पर ड्रॉ करते हैं। एक सेल है, जिंक कॉपर सेल है, जिंक सॉलिड से बन रहा है एटम से आयन, और सेल जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट पे है। बीच में पैरेलल सॉल्ट ब्रिज, एटम से आयन बना, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, एनोड वाला कंपार्टमेंट है। सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में हमेशा कैथोड वाला कंपार्टमेंट होता है, वहां पर उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। आयन से एटम बनता है, यहां पर आयन से एटम बनेगा, आयन से एटम बनेगा। रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का आप जानते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। आप कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आप जानते हैं, क्लियर है, एंड दिस इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। अब आपसे इस क्वेश्चन के अंदर तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, आपको निकालना है, और इसके लिए आपको वर्क डन भी निकालना है, वर्क डन भी आपको निकालना है। क्लियर है? टेम्परेचर आपको लेना है 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, आसानी से प्रोसीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप चाहें तो सेल रिएक्शन जरूर लिखें। कभी भी आपका सेल का क्वेश्चन होता है, कोशिश करिएगा बेटा एनोड और कैथोड की रिएक्शन आप जरूर लिखें। क्लियर? एनोड एंड कैथोड। अब आप जानते हैं एनोड पे एटम से आयन बनता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आप जल्दी से फटाफट Zn सॉलिड से बनेगा Zn2 पॉजिटिव, लॉस होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर हम कॉपर आयन की बात करते हैं, आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कैथोड पे आयन से एटम बनता है। मेटल वाले सेल में तो ऐसे होता है, और अगर नॉन मेटल का सेल है तो आपने जस्ट अपोजिट कर देना होता है। जस्ट अपोजिट मतलब एनोड वाले कंपार्टमेंट में आयन से एटम बनाएंगे और कैथोड वाले कंपार्टमेंट में एटम से आयन बनाएंगे, बशर्ते अगर नॉन मेटल का सेल होता है। तो यहां पर बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड आपका बना लेगा। अब पहले आप ई नोट ऑफ द सेल निकालेंगे, राइट? ई नोट ऑफ द सेल, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड कॉपर की है, एनोड जिंक की है। ई नोट ऑफ कॉपर माइनस ई नोट ऑफ जिंक, राइट, और ये बराबर हो जाएगा 0.34। क्लियर? जिंक और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, वैल्यू सिंपल पुट करेंगे, 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 वोल्ट, राइट। इस वैल्यू को आप पुट करेंगे और आपका आंसर यहां से आ जाएगा 1.10 वोल्ट। अब बच्चों डेल्टा जी भी निकालना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। डेल्टा जी आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला है -NF ई नॉट ऑफ द सेल। ये फॉर्मूला डेल्टा जी के लिए आपके पास अवेलेबल है। भाई n आप जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई फेरेडेज कांस्टेंट 96,500 कूलम, और ई नोट ऑफ द सेल अभी आप निकाल चुके हैं। ई नोट ऑफ द सेल है दैट इज 1.10 वोल्ट। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आता है दैट इज 212, दैट इज 300, इतने जूल पर मोल, इतने जूल पर मोल आपका वैल्यू आ जाती है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की। n 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, f की वैल्यू 96,500, ई नोट ऑफ द सेल आपने वहां से निकाल लिया, मुश्किल नहीं है, आसानी से आपने डेल्टा जी को भी कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में बच्चों आपसे अगर क्वेश्चन आए कि भाई वर्क डन बताइए, लास्ट पार्ट है कि आपको इस सेल के अंदर वर्क डन भी बताना है। तो वर्क डन आप लोग जानते हैं, जो वैल्यू डेल्टा जी की होती है वही वर्क डन होता है, और वैल्यू आपके पास, सॉरी इट इज माइनस, अब वैल्यू आपके पास आती है दैट इज 212.300, इतने किलो जूल पर मोल। अब क्योंकि वैल्यू डेल्टा जी की नेगेटिव आ रही है, वर्क डन कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन
बाय द सिस्टम। इसका मतलब सिस्टम ने वर्क किया है। आशा करते हैं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका और अब कोशिश करिएगा कि जो फर्स्ट 6 पहले 6 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करें। लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब बारी है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज कोरोजन। कोरोजन, रस्टिंग, रस्ट, ये आप 9th और 10th क्लास में भी पढ़ के आते हैं। हल्का सा एक इंट्रोडक्शन क्लास 12th में इसका आता है, और ये भी एक एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। जानने की कोशिश करते हैं कोरोजन का मतलब क्या होता है। बच्चों, कोरोजन का मतलब होता है स्लो ईटिंग ऑफ ए मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर। एक मेटल का धीरे धीरे खत्म हो जाना बाय द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर। एग्जाम्पल, कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल को आप साधारण भाषा में कह सकते हैं जंग लगना। अब कैसे? जैसे कि सबसे कॉमन आयरन होता है, आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर जो जम जाती है उसको जंग कहा जाता है, उसको कोरोजन कहा जाता है। इसी प्रकार सिल्वर जो है उस पर ब्लैकनिंग हो जाती है, ब्लैक लेयर उसके ऊपर जम जाती है, उसको सिल्वर का कोरोजन कहा जाता है। और साथ के साथ जैसे कॉपर मेटल की बात करते हैं तो कॉपर के अगर कुछ समय एटमॉस्फेरिक गैसेज और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर रख दिया जाए तो कॉपर भी धीरे धीरे ग्रीन कलर का होना शुरू हो जाता है, या हम कह सकते हैं एक ग्रीन कलर की जो लेयर होती है वो कॉपर के ऊपर जमना शुरू हो जाती है, बैठना शुरू हो जाती है। इसको कोरोजन कहा जाता है। अब कोरोजन का केस आयरन मेटल के केस में कहलाता है रस्टिंग, यानी कि कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। और रस्टिंग का मतलब होता है लोहे को जंग लगना, लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर का डिपॉजिट हो जाना। किसकी प्रेजेंस में? एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर, उसकी प्रेजेंस में रेडिश ब्राउन लेयर जो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, इस फिनोमिनन को रस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी दैट इज रस्ट। रस्ट का मतलब ही होता है जंग, और जंग का मतलब है ये जो रेडिश ब्राउन लेयर आपकी लोहे के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, इसको रस्ट के नाम से पहचाना जाता है, इसको रस्ट कहा जाता है। यहां पर आकर आपको डेफिनेशन इन तीनों टर्म्स की अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। साथ के साथ बच्चों आपसे कई बार केमिकल फॉर्मूलेज भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे रस्ट का केमिकल फॉर्मूला कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। और रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 तो अच्छे से आप लर्न कर लेंगे व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द रस्ट। क्लियर? केमिकल फॉर्मूला फॉर द रस्ट क्या है? पिछले कुछ सालों के अगर सिलेबस की हम बात करते हैं तो 1-2 साल से जो कोरोजन का मैकेनिज्म होता है, रस्टिंग का जो मैकेनिज्म है, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस जरूर हैं। क्लियर? उसकी एप्लीकेशंस जरूर हैं। देखिए, जो जंग लगने का पूरा प्रोसेस होता है, कोरोजन या रस्टिंग का पूरा प्रोसेस होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन ही होती है। सेल फॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, और इसका प्रोडक्ट जंग होता है, इसका प्रोडक्ट कोरोजन होता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन सी मेन रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनसे रस्टिंग होती है। प्यारे बच्चों, ये आयरन मेटल है, ये उसका कोई टुकड़ा है, लोहे का कोई टुकड़ा है, कोई स्ट्रिप है, सरिया पड़ा हुआ है। इसके ऊपर आप जानते हैं जो एयर है हमारी, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें मॉइस्चर भी होता है और पॉल्यूटेड गैसेस भी होती हैं। अब 2 मेन कंपोनेंट होते हैं कोरोजन के, एक मेटल, क्लियर है, और एक होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। प्यारे बच्चों, जो ये एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर वाला कंपार्टमेंट होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं प्लस जो मॉइस्चर है, ये एक कंपार्टमेंट होता है, और दूसरा कंपार्टमेंट खुद मेटल का होता है। तो ये बच्चों 2 मेटल होते हैं, 2 कंपार्टमेंट इसके होते हैं। दोनों कंपार्टमेंट के बारे में मेन बातें जानने की कोशिश करते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है और गैस होती है,
ये आपका एनोडिक कंपार्टमेंट बनाता है। ये इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, दोनों के दोनों, ये दोनों इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं और ये बनाते हैं एनोड कंपार्टमेंट। और जानने की कोशिश करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर मिलके पूरी हाफ रिएक्शन क्या बनाते हैं, एनोड पे ये दोनों मिलके कौन सी रिएक्शन करते हैं। यहां पर हम बड़े डिटेल में आपको कोरोजन का मैकेनिज्म नहीं बताएंगे क्योंकि अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लर्न जरूर करेंगे। सो एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर मिलके आपकी हाफ रिएक्शन बनाते हैं O2 + 4 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव फॉर्मिंग गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 2H2। राइट बेटे, सॉरी, ये कैथोड बनाते हैं, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है और एनोडिक कंपार्टमेंट मेटल बनाता है। तो ये आपका एक रिडक्शन हाफ सेल बनाता है। तो सबसे पहले कोरोजन के अंदर रिडक्शन हाफ सेल इज मेड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। इसमें एक पॉइंट आप अच्छे से लर्न करेंगे और एक पॉइंट आप इसमें लर्न करेंगे H पॉजिटिव। क्लियर है? यहां पर ये जो पॉइंट आप लर्न करने वाले हैं, H पॉजिटिव वाला पॉइंट आप अच्छे से लर्न करने वाले हैं। देखो, इसको ठीक करके यहीं पे लिख देते हैं। ये है कैथोड रिएक्शन, एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर कैथोड वाला डिपार्टमेंट बनाते हैं और एनोड वाला डिपार्टमेंट मेटल बनाता है। अब ये जो H पॉजिटिव आते हैं, ये कैसे आते हैं, एक हल्का सा हिंट आपको देते हैं। मेटल की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वाटर और जो पॉल्यूटेड गैसेस होते हैं वो मिलके आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर H2O और SO2 अगर रिएक्ट करेगा तो H2SO3 बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। और आप जानते हैं सल्फ्यूरस एसिड एक वीक एसिड होता है और मेटल की सरफेस पे H आयंस रिलीज करेगा, H आयंस रिलीज करेगा। अब वो H आयंस एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ मिलके 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा, दैट इज 2 मोल्स ऑफ H2O। हाँ, 2 मोल्स ऑफ H2O। ये जो पूरी रिएक्शन है ये मेटल की सरफेस पर होती है, ये मेटल की सरफेस पर रिएक्शन होती है। ये रिडक्शन हाफ सेल होता है और इस पूरी रिएक्शन में जो रोल है वो एटमॉस्फेयर की गैसेस का और मॉइस्चर का है। अब जैसे ही मेटल की सरफेस पे ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है, जो मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां से मेटल के घटने की शुरुआत होती है। स्लो ईटिंग ऑफ मेटल यहां से शुरू होती है कि मेटल क्या करता है, जब उसके ऊपर एक रिडक्शन हाफ सेल बन जाता है तो मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब ये रिएक्शन हो गई, ये कैथोड की रिएक्शन, ये एनोड की रिएक्शन। ओवरऑल अब रिएक्शन हो जाएगी, यहां पर अब ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। इस प्रकार ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, बस मेटल अब रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इन दोनों रिएक्शन को आप जोड़ देंगे, यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और जैसे ही आप इस पूरी रिएक्शन को ऐड करेंगे ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन इज दिस वन। अब इस पूरी रिएक्शन में एक बात कॉमन है, बात कॉमन ये है, ये रिडक्शन हाफ सेल ना बनता मेटल की सरफेस के ऊपर तो आयरन ऑक्सीडाइज ना होता या मेटल ऑक्सीडाइज ना होता। अब ये जो ऑक्सीडाइज्ड मेटल होता है, यहां पर सरफेस पे जो आयरन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीडाइज्ड मेटल होता है, मेटल के एटम होते हैं जो सरफेस पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो आपके कांटेक्ट में होते हैं एटमॉस्फेरिक गैस के और मॉइस्चर के, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ फर्दर रिएक्ट करते हैं। सरफेस के एटम्स बदल जाते हैं आयन में, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक गैस और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं अपना ऑक्साइड। आयरन है तो आयरन ऑक्साइड, कोई और मेटल है तो वो अपना ऑक्साइड बनाएगा। फिर वो ऑक्साइड और वाटर वेपर्स को एंट्रैप करके अपनी साइड्स पे बना लेता है Fe2O3.XH2 और इसको हम रस्ट कहते हैं। दिस इज नोन एज रस्ट। इसको बच्चों हम रस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा रिडक्शन हाफ सेल में कंट्रीब्यूशन रहा एटमॉस्फेरिक गैसेज और मॉइस्चर का, क्योंकि मेटल के ऊपर रिडक्शन हाफ सेल इनबिल्ट हो जाता है तो उसकी प्रेजेंस में मेटल
ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पार्ट बन जाता है और मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। और एक बार मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, मेटल पे चार्ज आया, एटम पे चार्ज आया, वो और ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अपना ऑक्साइड बनाता है। और ऑक्साइड का मतलब ही रस्ट होता है। अब वो XH2O कंबाइन करते हैं उसके साथ, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं रस्ट। क्लियर है? अब यहां पर 2-3 क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। पहला, भाई कोरोजन का मीनिंग क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, और किस प्रकार कोरोजन जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्मेशन है। उसमें बार बार कहता हूं, जो आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर है वो रिडक्शन हाफ सेल बनाते हैं और मेटल ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का हिस्सा बनता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। भाई सीधी सीधी सी बात है, कोरोजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर तो मेटल खुद ही है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। कहीं ना कहीं जंग लगने की जो शुरुआत होती है वो मेटल का ऑक्सीडेशन है, मेटल का इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, और उसके बाद तो पूरी कार्यशैली शुरू हो जाती है। फिर आयरन 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, Fe2O3 बनाता है, फिर वो फर्दर XH2O के साथ कंबाइन होता है, रस्ट बना लेता है। इसका मतलब जो मेटल जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, या जो मेटल, जिस मेटल की रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है, उतनी जल्दी वो इस रिएक्शन को करेगा और उतनी जल्दी से रस्ट बनेगा। मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मोर विल बी द कोरोजन, मोर विल बी द कोरोजन। तो जितना ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगा उसका कोरोजन उतना ज़्यादा होगा। आपको 2-3 मेटल दे दिए जाएं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाए, 3 मेटल हैं, और आपसे पूछा जाए बताओ कौन से मेटल का कोरोजन ज़्यादा होगा। आप जानते हैं रिएक्टिविटी इज ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन। हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसमें कोरोजन उतना ज़्यादा होगा। तो पहले मेटल्स को बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में लिख लेंगे, और जो ऑर्डर उनके रिडक्शन पोटेंशियल का होगा उसका रिवर्स ऑर्डर होगा कोरोजन का। राइट? बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आता है, जितनी एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज ऑब्लिक पोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, पोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, हमेशा कोरोजन उतना ज़्यादा होता है। जिस एरिया में जितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ पर मेटल्स को जंग उतना ज़्यादा लगता है। उसका रीज़न क्या होता है? भाई पोल्यूशन ज़्यादा होने का मतलब है एटमॉस्फेरिक गैसेस, पॉल्यूटेड गैसेस और मॉइस्चर का ज़्यादा होना। ये जितना ज़्यादा होगा रिडक्शन हाफ सेल उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा रिडक्शन हाफ सेल होगा मेटल का ऑक्सीडेशन उतना ज़्यादा होगा, और मेटल का ऑक्सीडेशन जितना ज़्यादा होगा कोरोजन उतना ज़्यादा होगा। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर आपने अच्छे से पढ़ लिए। तीसरा फैक्टर आता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज स्टेन्स एंड स्ट्रेन्स। हमेशा याद रखिए, मेटल की सरफेस जितनी स्मूथ होती है उस पे सेल जल्दी से बन नहीं पाता है, उस पे एटमॉस्फेरिक गैस और मॉइस्चर डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे मेटल को जंग कम लगता है। जबकि ऐसे मेटल जिनकी सरफेस पे स्ट्रेन्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, खुरदुरी होती है, रफ सरफेस होती है, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैस डिपॉजिट हो जाते हैं और उनको जंग ज़्यादा लगता है। सो मोर इज द स्ट्रेन्स या मोर द नंबर ऑफ स्ट्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, मोर विल बी द कोरोजन, मोर विल बी द कोरोजन। साथ के साथ चौथा फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो इलेक्ट्रोलाइट करता है। मेटल के ऊपर जितना इलेक्ट्रोलाइट आप डालोगे मेटल उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है और उतना ज़्यादा उसको कोरोजन होता है। एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो पड़ोसी के घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है और उसने सरिया आपके घर के बाहर डाला हुआ है, और जिसकी वजह से आपको घर में आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। क्लियर? आपके बार बार आग्रह करने पर भी वो सरिया आपके घर के सामने से हटा नहीं रहा है। आप एक काम कर दो, रात को जाके उसके सरिये पे नमक डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, सुबह तक पूरा का पूरा सरिया लाल हो जाएगा, जंग ज़्यादा लगेगा। तो यार करना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है।
तो आप क्या करते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ाते हैं, जैसे जैसे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट स्प्रे करते हैं, तो मेटल उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है, और मेटल जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है उसको कोरोजन उतना ज़्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि कोरोजन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, रेट ऑफ कोरोजन को कैसे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। चलो अब थोड़ी सी पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं। पॉजिटिव बात में करते हैं, हाउ डू वी प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से, मेटल को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो है, जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको कोरोजन उतना ज़्यादा होता है, उसका कोरोजन उतना ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप एक बात कह सकते हैं, जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो नोबल मेटल्स होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी ना के बराबर होती है, जैसे प्लेटिनम होता है, गोल्ड होता है, इनको जनरली कोरोजन नहीं होता है। राइट। सवाल आता है किन किन मेथड से आप कोरोजन से बच सकते हैं। पहला बच्चों, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर का मतलब क्या है भाई, आप पेंट कर दीजिए, मेटल है, मेटल के ऊपर आप पेंट कर दीजिए। पेंट कर देंगे, जैसे ही आप पेंट कर देंगे मेटल के ऊपर, तो आप पेंट करने से होता है क्या बच्चों, पेंट करने से जो रिडक्शन हाफ सेल होता है, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, उसका कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब सेल की रिएक्शन पूरी नहीं होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिलते नहीं है, सेल फॉर्मेशन नहीं होती है और जंग नहीं लगता है। राइट। तो सबसे पहले इस प्रोटेक्शन को बैरियर प्रोटेक्शन के नाम से पहचाना जाता है, बाय पुटिंग ऑयल्स एंड पेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। चलते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसके इसीलिए इसको हम अलग से लिखते हैं, जिसको कहते हैं सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। बच्चों, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब होता है एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयरिंग कर देना। मान लो ये मेरे पास आयरन है, ये मेरे पास आयरन है, क्लियर है। आयरन के ऊपर मैं अगर जिंक मेटल की लेयर लगा देता हूं, अगर मैं जिंक मेटल की लेयर लगा देता हूं ऊपर, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा देता हूं, ये है मेरे पास जिंक मेटल। सबसे पहले तो जंग तो हर एक मेटल को लगता है, बस लेयरिंग करने से क्या होता है, आपका आयरन तो बच जाएगा, और आयरन के ऊपर क्योंकि जिंक मेटल है, तो जिंक, जब तक जिंक प्रेजेंट है तब तक आयरन को जंग नहीं लगेगा। इसका मतलब आयरन के लिए जिंक अपनी कुर्बानी देता रहेगा, और जब तक जिंक रहेगा तब तक आयरन को किसी तरह का कोई जंग नहीं लगेगा। तो सेक्रीफाइस हुआ यहां पर जिंक, सेक्रीफाइस हुआ यहां पर जिंक, किसको बचाने के लिए, आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए। इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन जनरली जो की जाती है, जिस प्रोसेस से की जाती है, नोट करना, यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन आती है, इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ आयरन बाय द जिंक, बाय लेयरिंग ऑफ जिंक ओवर इट। जिंक की लेयर को आयरन के ऊपर लगा देना इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम इट्स कोरोजन। इस मेथड को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। एक नंबर की डेफिनेशन है, आराम से नोट करो, अच्छे से इसको लिखना है। राइट। आशा करते हैं ये पूरा का पूरा आपके समझ में आ गया होगा। अब हमने आपको बेटे पेज नंबर की अगर हम बात करें, पेज नंबर 27 में आपके नोट्स में, पेज नंबर 27 एक्सरसाइज 5 के अंदर आपको हमने क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन। यानी कि हमने जिंक की कोटिंग कर दी या जिंक की लेयरिंग कर दी आयरन के ऊपर टू प्रिवेंट इट्स कोरोजन। इस मेथड को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 5 पे, और पेज नंबर होता है 27 हमारे नोट्स में, उसका आंसर है। राइट। साथ के साथ अब एक क्वेश्चन नंबर 5 भी वहीं पर गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहां पर गिवन है। क्वेश्चन 5 कुछ इस प्रकार है कि जब हम आयरन को, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि आयरन के ऊपर
आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं और कोटिंग कर देते हैं कॉपर की, आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं कॉपर की। ये क्वेश्चन है, क्लियर है। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोटिंग ब्रेक हो जाती है तो कोरोजन और ज्यादा होता है। आयरन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कोटिंग करके कॉपर की कोटिंग की हुई है आयरन के ऊपर। और क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इन केस अगर कोटिंग ब्रेक हो जाती है तो कोरोजन और तेज होता है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जब तक कोटिंग ब्रेक नहीं हुई कॉपर का कोरोजन हो रहा है। कोटिंग ब्रेक हो जाएगी, मान लो यहां से कोटिंग ब्रेक हो गई तो अब आयरन का कोरोजन होगा। कोरोजन का मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, फिर ये भी ऑक्सीडाइज होगा, फिर ये भी ऑक्सीडाइज होगा, फिर ये भी ऑक्सीडाइज होगा। कौन? आयरन भी ऑक्सीडाइज होगा, राइट। अब हम जानते हैं कॉपर से ज्यादा रिएक्टिविटी आयरन की होती है। कोटिंग ब्रेक होगी, आयरन ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, आयरन का भी कोरोजन शुरू हो जाएगा। और क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो इसका कोरोजन फास्टर होता है, इसका कोरोजन फास्टर होता है। यह क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट में अब प्रिवेंशन को लेकर, हाउ डू वी प्रिवेंट द कोरोजन, लास्ट मेथड आता है। इसको हम यहां पर साइड में लिख देते हैं। लास्ट मेथड आता है, लास्ट मेथड इज दैट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये कैथोडिक प्रोटेक्शन। प्यारे बच्चों, कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है और कैसे इससे हम मेटल को कोरोजन से बचाते हैं, राइट। कैथोडिक प्रोटेक्शन, देखिए याद रखिए, कैथोडिक प्रोटेक्शन जनरली क्या होता है, जो वाटर की पाइपलाइंस होती हैं उस पाइप को कोरोजन से बचाने के लिए हम कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं, राइट। क्योंकि पाइप जो होते हैं उनमें कंटिन्यूसली वाटर चलता रहता है, वाटर वहां पर होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर वो पाइप होते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस भी होते हैं और कंटिन्यूसली पानी बहता रहता है। तो जो पाइप होते हैं हम उन्हें किस प्रकार कोरोजन से बचाते हैं? बेटे यहां पर हम क्या करते हैं, कोरोजन की लर्निंग ये है, कोरोजन की जो स्टेज होती है, कोरोजन जो स्टार्ट होता है वो इस बात से स्टार्ट होता है कि मेटल ऑक्सीडाइज होता है। भाई ये आयरन है, ये बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और कन्वर्ट हो जाता है Fe2 पॉजिटिव में। यहां से आयरन को जंग लगने की, आयरन के जंग लगने की शुरुआत इस पॉइंट से होती है। तो हम क्या करते हैं, आयरन को कैथोड बना देते हैं, आयरन को कैथोड बना देते हैं और आयरन को कनेक्ट कर देते हैं एक उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से, जैसे मैग्नीशियम से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ये आगे इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, मैग्नीशियम अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। आयरन जैसे ही Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, दोबारा से आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार आयरन का कोरोजन बच जाएगा। क्योंकि Fe2 पॉजिटिव में जैसे ही आयरन तब्दील हुआ, फिर बनाएगा Fe2O3, फिर बनाएगा Fe2O3.XH2O। इस प्रकार पूरा का पूरा कोरोजन, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा हमने ब्रीफली बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया। कोरोजन को लेकर एक और बात, हमारे पास एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी आते हैं, एंटी कोरोजन के सॉल्यूशन भी आते हैं, जैसे कि क्रोमेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, क्लियर है। तो अगर किसी मेटल को बचाना होता है कोरोजन से तो उन्हें एंटी रस्ट सॉल्यूशन में भी डाला जा सकता है। और एंटी रस्ट सॉल्यूशन ज़्यादातर जो होते हैं वो एल्कलाइन सल्फेट्स और क्रोमेट्स होते हैं। इस प्रकार आज के लेक्चर की बात यहीं होती है समाप्त। धन्यवाद।